हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर। इसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेल क्या है। ये आइए स्टार्ट किया जाए। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि सेल क्या है। बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, या फिर सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उससे भी समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब आप अपने आसपास की चीजों को देखते हो तो आपको दो प्रकार की चीजें नजर आती हैं। ठीक है, एक जिनके पास सेल प्रेजेंट होता है और जिसे हम लिविंग कहते हैं, दूसरी जिसके पास सेल प्रेजेंट नहीं होता जिसे हम नॉन लिविंग कहते हैं। ठीक है, तो जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें दो प्रकार की चीजें नजर आती हैं, लिविंग या नॉन लिविंग। आइए लिखा जाए। सो व्हेन वी लुक अराउंड आवरसेल्व्स, जब हम अपने आसपास देखते हैं, बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन है सेल का। ठीक है, व्हेन वी लुक अराउंड आवरसेल्व्स, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में हम लोग देखते हैं। वी ऑब्जर्व, क्या देखते हैं हम लोग? वी ऑब्जर्व टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, टू टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो दो प्रकार की चीजें क्या हैं? एक होती हैं लिविंग चीजें। ठीक है, तो लिविंग चीजें बोलना बिल्कुल सही नहीं है, हम इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो एक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दूसरे होते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक होती है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप और ये है नॉन लिविंग। अब ये किस बेसिस पर लिविंग है और किस बेसिस पर नॉन लिविंग है? तो देखिए, यहां पर अगर सेल प्रेजेंट हुआ तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर सेल प्रेजेंट है, ठीक है, सेल्स आर प्रेजेंट, तो यदि सेल प्रेजेंट हुआ तो मैं कह रहा हूं कि ये लिविंग है। और अगर सेल एब्सेंट हुआ तो हम कहेंगे कि ये नॉन लिविंग है। ठीक है, तो सेल्स आर एब्सेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल, दो प्रकार के ग्रुप्स हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप और एक नॉन लिविंग का। ठीक है, चलिए अब इसमें आप एक याद रखो, कनेक्टिंग लिंक भी होता है। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक मतलब जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का है। ठीक है, ना ही ये पूरी तरह से लिविंग है और ना ही ये पूरी तरह से नॉन लिविंग है। तो वो एग्जाम्पल क्या है? वो एग्जाम्पल है वायरस। तो वायरस ना ही पूरी तरह से लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग, दोनों के बीच का होता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वो लिविंग के रूप में बिहेव करता है, और जब बॉडी के बाहर रहता है तो वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इसीलिए वो पूरी तरह से लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है। ठीक है, और उसके पास सेल भी नहीं होता है, वो ए सेलुलर होता है या असेलुलर होता है, सेल नहीं होता। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि वायरस क्या है। वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बिटवीन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन 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 लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो है वायरस। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने देख लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखने के बाद हमें ये समझना पड़ेगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितने ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल्स हमने बोला ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब एक बात कर लेते हैं कि नंबर के अनुसार कितने टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेंगे। आइए देखा जाए इसको भी। तो देखिए क्या लिखा है, टाइप ऑफ सेल्स बेस्ड ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, सॉरी, टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, जैसे सोचिए आप कि दो ग्रुप्स हैं इसके अंदर, तो ध्यान से समझा जाए इसको पहले। द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो वी कैन से कि हमारे पास दो ग्रुप है, हमारे पास दो ग्रुप है। पहला ग्रुप जिसे कह रहे हैं यूनिसेलुलर, इसे कह रहे हैं यूनिसेलुलर, और दूसरा ग्रुप क्या है? मल्टी सेलुलर। मल्टी मल्टी मतलब बहुत सारा, बहुत सारे सेल्स, मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल, यूनि मतलब सिंगल, यूनि मतलब अकेला, यूनि मीन सिंगल। तो अगर सिंगल सेल हो, सिंगल सेल, तो हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक ही सेल है उसको क्या कहोगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास बहुत सारे सेल्स हो, मेनी सेल्स, ठीक है, मेनी सेल्स, तो उसे कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, इसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बेसिक सा एक आइडिया हो गया कि
अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो दो प्रकार से उसको डिवाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, यूनि एंड मल्टी। क्लियर है? चलिए इसके दो एग्जाम्पल भी पढ़ लिए जाए, जैसे आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलर का आप लिख लो बैक्टीरिया, फिर लिख लो आप अमीबा, पैरामीशियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे, ईस्ट भी आ जाएगा, ठीक है, पैरामीशियम एक्सेट्रा। ऐसे ही मल्टी सेलर में जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको नजर आ रहे हैं आसपास, ठीक है, इंसान सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस, गाय भैंस, ठीक है, काऊ, बफेलो, डॉग, कैट, आपका प्यारा जानवर कॉकरोच, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लिजर्ड, सब कुछ, ठीक है। प्लांट के भी जितने भी आप प्लांट्स देखते हो आसपास, सब के सब क्या है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल है। ओके, ये हो गया टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलिए आगे देखिए, एनसीईआरटी एक लाइन है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। क्या लाइन है? देखिए, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के पास दो विशेषताएं हैं, दो खासियत है इनके पास दो खासियत है। क्या क्या? पहला है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता, ये खुद पर डिपेंडेंट, खुद पर भरोसा रखता है, आत्मनिर्भर है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसके पास, ठीक है। और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होने के कारण ये अपने फंक्शंस खुद परफॉर्म करता है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो जरूरी फंक्शंस होते हैं, एक लिविंग सेल को जिंदा रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम करने पड़ते हैं, जिन्हें हम एसेंशियल फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। जैसे एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ के कुछ एग्जांपल से आप याद रखो, जैसे मान लो डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, ये सब कुछ जरूरी फंक्शंस हैं लाइफ के, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें अगर कोई सेल खुद अकेले अपने दम पर कर सकता है तो हम कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और अपना काम खुद कर पा रहा है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। इसको समझ लो ना, एक बार इसे पॉज करो एंड कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए अब आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डिस्कवरी ऑफ सेल। उसके पहले हम आपको समझा दें कि सेल क्या है। आइए लिखा जाए सेल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसको क्या समझेंगे, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, फंक्शनल यूनिट क्या है, आइए समझा जाए। तो देखो, सेल जो है अगर वो एक ग्रुप बनाएगा, मतलब बहुत सारे सेल्स एक साथ आएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास एक सेल है इस तरह का, ये एक सेल हुआ, तो अगर ऐसे बहुत सारे सेल्स आ जाएं, बहुत सारे सेल्स आ जाएं इस तरह से, तो एक सेल का ग्रुप बना दिया ना हमने। ये सेल का जो ग्रुप है, जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इनको हम एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे इनको? इन्हें हम नाम देंगे टिश्यू। व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन, ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर, ठीक है। व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू, जो कि एक ही फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। फिलहाल मैं टिश्यू को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैं बस समझा रहा हूं कि टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, मतलब सेल से जुड़ जुड़कर टिश्यू का स्ट्रक्चर बना है। ऐसे ही अगर हम टिश्यू को जोड़कर बनाए तो कुछ और बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्गन। तो ऑर्गन कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ, इसको लिख लिया जाए, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ऑर्गन कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब ऑर्गन्स के ग्रुप, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और जब ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप बनता है तो पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होने चाहिए। जैसे ऑर्गन सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स आप समझ सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एक्सेट्रा। ये सारे सिस्टम जब एक साथ मिलेंगे
तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मिलेगा। आज के लिए आप इस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का नाम याद करो। मान लो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है जिसके हम एक नाम दे रहे हैं, इसका नाम है मिस्टर एक्स, ठीक है। और ये मिस्टर एक्स आपको आने वाले क्लासेस में मिलता रहेगा, इसका मैं एग्जांपल लेता रहूंगा, ठीक है। तो ये एक पूरा एक इंसान है मिस्टर एक्स, और ये इसकी बॉडी जो है, इसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना है ना। अच्छा, ये जो ऑर्गन सिस्टम हुए ये किससे बने हुए हैं? ये अलग अलग ऑर्गन से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। वैसे ही ऑर्गन किस चीज से बने हैं? अलग अलग टिश्यूज से मिलके बने हैं। टिश्यूज किससे बने हैं? बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। तो सेल क्या हो गया? सेल जो है, अगर सेल नहीं होता तो टिश्यू नहीं होते, टिश्यू नहीं होते तो ऑर्गन नहीं होता, ऑर्गन नहीं होता तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम अगर एक साथ नहीं आते तो पूरा ऑर्गेनिज्म भी नहीं बनता, पूरे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी नहीं बनता। तो पूरे ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए टिश्यूज, सॉरी, पूरे ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सेल, सेल बहुत जरूरी है। और सेल सबसे छोटी यूनिट, देखो सबसे छोटी, सबसे छोटा कौन है यहाँ पर? सेल। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रक्चरल। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि पूरे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? सेल। अगर सेल नहीं होता तो पूरा ऑर्गेनिज्म भी नहीं होता, इसीलिए सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए, मान लो एक बिल्डिंग है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, इसमें छोटे छोटे ईंटें हैं, ठीक है, छोटे छोटे ब्रिक्स हैं, ईंट, ठीक है। उन ईंटों को जोड़ करके ही हम पूरी बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर ईंट ना होते तो बिल्डिंग भी नहीं बनती। तो ईंट क्या हो गए? ईंट हो गए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ दैट बिल्डिंग। सिमिलरली उसी तरह से सेल क्या हो गया? सेल हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ, ठीक है। तो ये लिखना है हम लोग को, आओ लिखा जाए। तो सेल, सिंस since the body of since the body of complete organism, जैसे करो, since the body structure, यहां मैं लिख रहा हूं स्ट्रक्चर, समझ जाना। since the body structure of complete organism is made of, इससे बना है बॉडी स्ट्रक्चर, is made of cells, hence cell is called, सेल को क्या कहोगे? द स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। बात समझ में आई? सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। क्लियर है बात? चलिए एक बार ऐसे लिखिए, ये लाइफ लिखा हुआ है यार थोड़ा सा यहाँ पे, इसको दोबारा लिख दो, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, एक बार कॉपी किया जाए, फिर फंक्शनल की बात भी करते हैं, ठीक है। कॉपी करो पॉज करके। चलिए हो गया। आइए, तो हम लोग फंक्शनल यूनिट की बात करेंगे इस बार। तो देखो, जैसे मान लो, वैसे मान लो मैं कह रहा हूं यहां पर सेल लिख दिया, ठीक है। हाँ, दूसरा कलर लिया जाए। चलो, सेल। देखो सेल के जुड़ने से क्या बनता है, फिर से बता रहे हैं। सेल सिर्फ टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के जुड़ने से पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी, है ना। पूरा ऑर्गेनिज्म बना। ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म बना है, इसका खुद का कुछ फंक्शन होगा। फंक्शन मतलब, जैसे सोचो, जब आप बैठे हो, अभी इमेजिन करो कि आपके सर के ऊपर, सिर के ऊपर, सर के नहीं, आपके सिर के ऊपर एक उड़ता हुआ कॉकरोच आके बैठ गया, ठीक है। तो जब कॉकरोच आपके सिर पर बैठा है तो आप क्या करेंगे उस वक्त? उस वक्त आप क्या करने वाले हैं? अपने हाथ से उस कॉकरोच को हटाएंगे, या फिर आप चिल्लाएंगे, या आप कोई ना कोई एक्टिविटी शो करेंगे। तो जो भी एक्टिविटी आप शो कर रहे हैं उस वक्त आपका ब्रेन काम कर, ठीक है। तो जो आपके ब्रेन है, उस वक्त आपके ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स है, ठीक है। तो नर्व सेल्स काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो देखिए यहाँ पे जो भी एक्टिविटी आपके पास है, ठीक है, जैसे कि मूवमेंट, कॉकरोच जब आपके सर पर बैठा तो आपने क्या किया? आपने चिल्लाया, या आपने बैठा, बैठ के भागे आप वहां से। जब आप वहां से भाग रहे हैं तो आपकी मूवमेंट हो रही है। तो ये मूवमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है? ये मूवमेंट आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर, ठीक है। ये जो मूवमेंट है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, ठीक है। और जो नर्वस सिस्टम है
इसके साथ और भी सिस्टम, क्योंकि आप मूवमेंट कर रहे हो तो मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सारे सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं। हार्ट आपका तेजी से धड़क रहा है, उस वक्त सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है, तो सारे सिस्टम एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे सिस्टम्स किससे बने हैं? अलग अलग ऑर्गन से बने हैं। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल लूं नर्वस सिस्टम का, तो मैं यहां सेल के रूप में क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट नर्व सेल। नर्व सेल मतलब न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स। तो जो नर्व सेल है या फिर न्यूरॉन है, जब इनका एक ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप का नाम होता है नर्व टिश्यू। ठीक है, नर्व टिश्यू। और इस नर्व टिश्यू का जो ग्रुप बनेगा उससे बनेगा एक नर्व ऑर्गन। ठीक है, नर्व ऑर्गन। जैसे एक नर्व ऑर्गन का एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो नर्व ऑर्गन का एग्जाम्पल है ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन जैसे एक और भी मान लो स्पाइनल कॉर्ड भी ले लिया, तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाएंगे नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम जैसे ही अन्य भी डिफरेंट टाइप के और भी डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हैं, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सारे सिस्टम एक साथ जब काम करेंगे तो एक फंक्शन दिखाई पड़ रहा है, मूवमेंट। ठीक है, तो जो मूवमेंट हुई उस एक फंक्शन है। मूवमेंट क्या है? ऑर्गेनिज्म की एक फंक्शन है। तो वो फंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? उस फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है सिस्टम्स, जैसे नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है नर्व ऑर्गन। ठीक है, नर्व ऑर्गन के फंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू के फंक्शन को कौन कंट्रोल किया? नर्व सेल। मतलब छोटे से छोटे लेवल पर जाकर बात पहुंची सेल के पास। तो जो भी फंक्शन ऑर्गेनिज्म का होगा वो एक्चुअली डिपेंड कर रहा है सेल के फंक्शन पर। ठीक है, तो जो भी फंक्शन ऑर्गेनिज्म करता है बेसिकली वो कंट्रोल होता है सेल के द्वारा। सेल उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसी कारण से हम क्या कह सकते हैं कि सेल क्या हो गया? सेल हो गया फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल तो स्ट्रक्चरल था ही, साथ ही साथ फंक्शनल यूनिट भी है। तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ले सकते हैं कि सिंस सिंस द फंक्शन since the function of complete organism since the function of complete organism, जो complete organism का function है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? since the function of complete organism is controlled by the cell, hence cell is called, इसीलिए hence cell is called the functional unit। इसीलिए सेल को क्या कहोगे? द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम कहेंगे द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूं क्योंकि यहां स्पेस थोड़ा कम है। मैंने लिखा है सिंस द फंक्शन ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, पूरे ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन है इज कंट्रोल्ड बाय द सेल, कंट्रोल करता है कौन? सेल। हेंस सेल इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी कारण से सेल फंक्शनल यूनिट भी है। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा? हमने देखा कि सेल किस तरह से स्ट्रक्चरल यूनिट है क्योंकि वो स्ट्रक्चर बना रहा है, और किस तरह से सेल फंक्शनल यूनिट है क्योंकि वो बॉडी के या ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है, इसे कॉपी किया जाए फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके कॉपी करो। आइए आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे जो हेडिंग डाले हैं, ये तो सेल के डेफिनेशन के बारे में बात हो गई। हम लोग बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई है, आइए देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो लिखा जाए रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, और उस माइक्रोस्कोप से वो अलग अलग प्रकार के सेल्स को देखते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके लैब में पड़ा हुआ था एक बॉटल का ढक्कन जो कि बना था कॉर्क सेल से। ठीक है, बना था कॉर्क से। कॉर्क क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए आपके पास, चलिए बनाया जाए एक स्ट्रक्चर। मान लो मैं एक बना रहा हूं, एक पेड़ है, मान लो एक ट्री बनाते हैं आप। ये एक ट्री है। ट्री का जो ये कवरिंग होता है, ये जो कवर है यहाँ पर, मान लो ये ट्री का कवर है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, इसे हम बार्क कहते हैं, पेड़ की छाल।
ठीक है, पेड़ की छाल। जो पेड़ की छाल है उसे हम बार्क कहते हैं। ठीक है, ये जो बार्क होता है ये डेड टिश्यू होता है। ठीक है, ये क्या होता है? डेड टिश्यू होता है। ठीक है, इसके बारे में अधिक जानकारी आपको मिलेगी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नाम के चैप्टर में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप बस इतना कंसेंट्रेट करो कि जो बार्क है वो डेड टिश्यू, और ये जो बार्क है ये काम आता है कुछ प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि दिस बार्क वॉज यूज्ड, पुराने जमाने में इस पेड़ की छाल का इस्तेमाल कहां करते थे? वॉज यूज टू प्रोड्यूस, ढक्कन बनाने में, कैप्स ऑफ बॉटल। कैप मतलब ढक्कन। ठीक है, किसका ढक्कन? बॉटल का ढक्कन। ठीक है, तो बॉटल के ढक्कन को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। मान लो मैं एक ढक्कन बनाकर तुमको दिखाऊं, सपोज एक बॉटल है, मान लो इस तरह से, लेट्स से दिस इज द बॉटल। ठीक है, गंदा बॉटल बन गया, देखो अच्छा बॉटल बनाया जाए, हम्म, फिर से गंदा ही बनेगा। चलो मान लो एक गंदा सा बॉटल बनाए। ठीक है, इस गंदे बॉटल के पास एक कवर है, एक ढक्कन है इसका, इस तरह का। ठीक है, ये जो तुमको ढक्कन दिख रहा है इसका कवर है जो दिख रहा है इसका, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम बोलेंगे ये किससे बना है? इस ये बना है, पहले तो ये समझ लो ये कॉर्क है, इसको हम कॉर्क से बोलेंगे। और कॉर्क जो है वो किससे बना है? बार्क से बना है, जो कि डेड टिश्यू है। तो रॉबर्ट हुक को और कुछ नहीं मिला, उन्होंने ढक्कन खोला और ढक्कन से क्या बनाया? ढक्कन की अलग अलग स्लाइसेस लिए। तो क्या लिखेंगे? तो रॉबर्ट हुक मेड, रॉबर्ट हुक ने इस कॉर्क के पतले पतले टुकड़े किए। मेड थिन स्लाइसेस, स्लाइसेस मतलब टुकड़े। ठीक है, पतले पतले टुकड़े किए, कॉर्क को काट काट के। ठीक है, एंड टुकड़े करने के बाद उनको माइक्रोस्कोप में देखा। ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप, अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में उनको देखा। तो जब रॉबर्ट हुक ने उनको माइक्रोस्कोप में देखा तो क्या उनको दिखाई पड़ा? वो लिखा जाए तो उनको दिखाई पड़ा हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसे कि मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं इस तरह का, इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स उन्होंने देखे। ठीक है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखे, ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे। तो इसको बोलते हैं हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स। अरे एक मिनट, हनी कॉम स्ट्रक्चर्स मतलब मधुमक्खी के जो छत होते हैं, छत्ते होते हैं, उसे हनी कॉम कहते हैं। ठीक है, तो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स थे ये अंदर से बिल्कुल खाली थे। ठीक है, मतलब यहां पर ये क्या था? खाली खाली। ठीक है, ये क्या था? खाली था। खाली मतलब एम्प्टी। ठीक है, खाली मतलब एम्प्टी था, ये पूरी तरह से एम्प्टी था क्योंकि ये खाली था। तो रॉबर्ट हुक साहब ने लैटिन भाषा में इसका नाम रख दिया। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने बोला अरे ये तो खाली जगह है, और खाली जगह को मैं अपनी भाषा में सेल कहता हूं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी भाषा में इसको सेल कह दिया। सेल माने, सेल मतलब होता है एम्प्टी, एम्प्टी रूम्स। ठीक है, एम्प्टी रूम्स या फिर खाली जगह। ठीक है, वेकेंट रूम्स, खाली जगह। खाली जगह को नाम रख दिया सेल। मतलब सेल का मतलब होगा कि अंदर से खाली है। लेकिन आप बताओ क्या सेल अंदर से खाली है? क्या सेल अंदर से खाली होता है? रॉबर्ट हुक को खाली दिखाई पड़ा था, बट असलियत ये है कि सेल अंदर से खाली नहीं होता है, हरा भरा होता है, भरा होता है बिल्कुल। ठीक है, सेल खाली नहीं होता। तो रॉबर्ट हुक ने जो नाम दिया वो एक्चुअली गलत नाम दिया था। ठीक है, सेल कभी खाली नहीं होता है, सेल भरा होता है। हाँ, क्योंकि ये यहाँ पे खाली क्यों दिखाई पड़ा? क्यों? क्योंकि ये डेड सेल था। क्योंकि ये डेड सेल था इसलिए उनको ये चीज खाली दिखाई पड़ी। ठीक है, दूसरी बात आप ध्यान रखो कि ये जो चीज दिख रही है, ये देखो ये वाली चीज, ये चीज, ये एक्चुअली थी सेल वॉल। तो रॉबर्ट हुक को इसके अंदर सेल वॉल दिखाई पड़ा। व्हाई? बिकॉज सेल वॉल इज अ डेड स्ट्रक्चर। सेल वॉल क्या होता है? डेड होता है, डेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो देखो रॉबर्ट हुक के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो रॉबर्ट हुक के जो भी कारनामे थे उनको हम साइड लाइन कर लेते हैं, एक जगह पर लिख लेते हैं। जो भी उनका वर्क है आओ उनको लिख लिया जाए। तो यार क्या क्या वर्क है? तो इन्होंने पहली बार किसी सेल को देखा, ऑब्जर्व द सेल
फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि वह कौन सा इंसान था जिसने पहली बार सेल को देखा था, तुम बोलोगे वो थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने पहली बार सेल को देखा था। ठीक है, अच्छा क्या वो लिविंग सेल थे? तुम बोलोगे नहीं, वो डेड सेल थे। तो अगर सवाल ऐसे आ जाए कि हु ऑब्जर्व्ड डेड सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रॉबर्ट हुक ने पहली बार ऑब्जर्व द डेड सेल्स। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स देखा, और उस डेड सेल के अंदर एक प्रकार का स्ट्रक्चर था, उसका नाम क्या है? सेल वॉल। तो रॉबर्ट हुक ने एक चीज देखी थी, उसका नाम था सेल वॉल। तो हम लिखेंगे ऑब्जर्व्ड सेल वॉल। ठीक है, तो ये हो गए रॉबर्ट हुक के कारनामे, इनको मैंने एक जगह लिख दिया। ठीक है, पॉज करो, छापो। चलो हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब आती है सेल थ्योरी। ठीक है, अच्छा इसके पहले दो चीजें और हो जाए, रुको। ये तो रॉबर्ट हुक के कारनामे थे, इसके अलावा कुछ और भी चीजें थी, जैसे आओ इसमें थोड़ा जगह निकाल के लिखा जाए। चलिए नेक्स्ट पेज पर ही लिखते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह की कमी है। थोड़ा सा सेल थ्योरी से हम लोग डिस्कवरीज के लिए उधार मांगते हैं, जगह मांगते हैं। ठीक है, थोड़ा उधार उधार में जगह लिया जाए सेल थ्योरी से। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने तो यार डिस्कवरी कर दी थी। अब सवाल ऐसा भी आ सकता है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो तो डेड था, तो बताओ कि पहला लिविंग सेल किसने देखा? ठीक है, तो पहला लिविंग सेल देखा था एंटोन वॉन लीवेनहोक ने। ठीक है, तो आइए लिखा जाए फर्स्ट लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल्स वर ऑब्जर्व्ड बाय, नाम थोड़ा ध्यान से, नाम क्या है इनका? इनका नाम है एंटोन। कहीं कहीं पर ये एंटनी लिखा होता है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला है एंटोन, तो हम बोलेंगे एंटोन। ठीक है, एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। ठीक है, लुवेनहोक। ठीक है, लुवेनहोक। ठीक है, एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। ओके, अच्छा एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये भी लिख लो कि इसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? तो न्यूक्लियस was discovered by न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट भूरा। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को देखा, सेल की डिस्कवरी की, हालांकि वो डेड सेल था। ठीक है, पहले लिविंग सेल किसने देखा? पहला लिविंग सेल देखा एंटोन वॉन लीवेनहोक ने। तो ये हो गए कुछ डिस्कवरीज वगैरह, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, क्लियर है? आप इसे भी कॉपी कर लो पॉज करके। कर लिया? चलो आगे बढ़ा जाए सेल थ्योरी के बारे में बात। सेल थ्योरी, तो देखो कितना स्पेस है अपने पास। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी के फॉर्मुलेशन के बारे में। सेल थ्योरी को बनाया किसने था? ठीक है, तो दो साइंटिस्ट आते हैं, देखो। अच्छा थोड़ा सा इसके पहले एक चीज समझ लिया जाए कि सेल थ्योरी दो पार्ट्स में है। ठीक है, एक है पुरानी सेल थ्योरी। ठीक है, एक है ओल्ड सेल थ्योरी। एक है पुरानी सेल थ्योरी और एक है मॉडर्न सेल थ्योरी, नई सेल थ्योरी, मॉडर्न वाली। ठीक है, तो पुरानी वाली सेल थ्योरी में कुछ कमी रह गई थी, जिसको ठीक करके मॉडर्न सेल थ्योरी बनाया गया और उसको एक फाइनल शेप दिया गया। ठीक है, आइए समझते हैं कि पुरानी सेल थ्योरी में कौन कौन से लोग थे। तो देखो पुरानी सेल थ्योरी में दो लोग हैं, एक का नाम है एम या मैथस स्क्लेडन, आप स्क्लेडन याद रखो, काफी है। ठीक है, और एक है थियोडर श्वान। ठीक है, आप श्वान भी याद कर सकते हो। एक है स्केलेडन और एक है श्वान। ठीक है, स्केलेडन और श्वान ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी थी, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड सेल थ्योरी। इसमें कुछ कमी रह गई थी, इसको पूरा किया रोडोल्फ बर्चाउ ने। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर कि मॉडिफाइड बाई, ऐसे कर लो, दी ओल्डर सेल थ्योरी वॉज मॉडिफाइड, पुरानी वाली थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, कुछ बदलाव लाए गए। वॉज मॉडिफाइड बाई, कौन मॉडिफाई किया?
तो मॉडिफाइड बाय रोडोल्फ रोडोल्फ वर्चाउ। रोडोल्फ वर्चाउ ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए, जिसकी वजह से क्या बना, जिसकी वजह से बन गई मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट किया जाए फर्स्ट स्क्लेडन से। ठीक है, तो मैं यहां से लिख रहा हूं स्क्लेडन के बारे में। चलिए, तो देखो, एम स्क्लेडन, स्क्लेडन, इनका आपको डेट याद रखना है। तो डेट है इनकी 1838, क्योंकि आजकल नीट में डेट से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन चीजें दी गई हैं, आपको सब कुछ कवर करनी है। ठीक है, तो 1838 में इन्होंने अपना काम किया। किया क्या, वो लिख लिया जाए। पहली बात, ये क्या थे? तो एम स्क्लेडन was a was a German was a German botanist। ये क्या थे? जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट क्या होता है? बॉटनिस्ट का मतलब होता है जो बॉटनी की स्टडी करे। एंड व्हाट इज बॉटनी? बॉटनी मतलब प्लांट्स की स्टडी कर। ठीक है, तो बॉटनी की स्टडी करने वाला, प्लांट की स्टडी करने वाला बॉटनी कहलाया। और ये जर्मनी के नागरिक थे, इसलिए जर्मन बॉटनिस्ट लिखा हम। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि एम स्क्लेडन वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट। क्योंकि ये एक बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने प्लांट की स्टडी की। तो क्या पाया? इन्होंने पाया कि प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो बनी होती है स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर से, जिसको हम सेल कहते हैं। फिर उन्होंने ये भी बोला कि सेल्स जो होते हैं ये कंबाइन करते हैं और टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से लिखा जाए क्या चीज, तो लिखते हैं स्क्लेडन। लिखा जाए स्क्लेडन। स्क्लेडन ने देखा कि प्लांट की जो बॉडी है वो सेल से बनी है। ठीक है, तो स्क्लेडन ऑब्जर्व्ड दैट द बॉडीज ऑफ प्लांट, द बॉडीज, प्लांट की जो बॉडीज है, द बॉडीज ऑफ प्लांट वर मेड ऑफ, किससे बनी हुई थी? वर मेड ऑफ सेल्स। साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि जो सेल से बनी हुई बॉडीज है ये कैसे बन रही है? जब सेल्स एक साथ एक ग्रुप बनाते हैं तो टिश्यू बनता है। देखिए, आज हमें और आपको सबको पता है कि सेल्स जब एक साथ जुड़ते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। लेकिन उस वक्त ये बात सबको पता नहीं थी। उस वक्त पहली बार स्क्लेडन ने बताया कि जो सेल्स हैं जब ये कंबाइन करेंगे तो टिश्यू बनेगा। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं हम लोग, स्क्लेडन ऑब्जर्व दैट द बॉडीज ऑफ प्लांट्स वर मेड ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स these cells combined to form, जब ये सेल कंबाइन करते हैं to form, तो क्या बनता है? टिश्यूज। तब टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर प्लांट के सेल बना लो, जैसे ये प्लांट के सेल है। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, एक मान लो एक प्लांट है, एक ट्री है, तो एक ट्री के अंदर उन्होंने सेल्स देखा पहली बार। ठीक है, और उन्होंने देखा कि जो सेल्स हैं वो ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप, सेल्स का ग्रुप बन रहा है इस तरह से। जो ग्रुप है इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे टिश्यू। तो उन्होंने पाया कि प्लांट्स के अंदर सेल्स हैं और ये सेल्स ग्रुप बनाकर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, इसको कॉपी करिए, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आते हैं दूसरे साइंटिस्ट के ऊपर। जो दूसरे साइंटिस्ट हैं इनका नाम था श्वान, थियोडर श्वान। ठीक है, तो श्वान साहब ने 1839, लगभग उसी समय, एक साल के बाद कुछ बताया। क्या बताया? क्योंकि ये एक जोलॉजिस्ट थे, तो वो भी लिख लिया जाए। आओ, वॉज अ ब्रिटिश, तो ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल होता है, ठीक है, इन्होंने स्टडी किया एनिमल सेल और पाया कि एनिमल सेल के बाहर में एक लेयर है। एनिमल सेल के बाहर में चारों तरफ एक लेयर है, और उस लेयर को आगे जाके एक नाम दिया गया, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि एनिमल सेल के बाहर में, चलो लिखा जाए, he studied he studied animal cells। क्योंकि वो जूलॉजिस्ट थे तो उन्होंने एनिमल सेल को स्टडी किया। एंड फाउंड, क्या पाया? एंड फाउंड दैट द एनिमल सेल्स, जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स आर कवर्ड बाय, एनिमल सेल्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं बाय अ थिन लेयर, वो एक पतली सी लेयर से कवर होते हैं।
आगे जाकर मालूम पड़ता है कि उस लेयर का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाद में उसका नाम रख दिया गया, ठीक है, बाय अ थिन लेयर। ये भी लिख लिया जाए, दिस थिन लेयर, दिस थिन लेयर, इस थिन लेयर को आगे जाकर, दिस थिन लेयर वाज लेटर, बाद में, लेटर मतलब बाद में, बाद में, कुछ समय के बाद, वाज लेटर कॉल्ड एज, क्या नाम रखा गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका नाम रखा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप याद कर लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और भी दो नाम होते हैं, जैसे आप सोचो, पॉज करो वीडियो को और सोचो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो और नाम, एक तो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक है प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, नाम याद करो, ठीक है। चलो इसके बाद इन्होंने क्या पाया कि एनिमल सेल के चारों तरफ एक पतली सी लेयर है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोले या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, है ना। तो इनके मन में आया यार, अगर एनिमल सेल के चारों तरफ एक पतली सी लेयर है तो प्लांट सेल के चारों तरफ क्या होगी, ठीक है। तो उन्होंने प्लांट सेल को भी स्टडी किया और पाया कि प्लांट सेल के चारों तरफ भी लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो लिख लिया जाए इसको भी। तो देन ही ऑल्सो स्टडीड, he also studied plant cells and found that the outermost layer, outermost outermost layer, outermost layer of plant cell is a thick layer, is a thick layer, एक मोटा लेयर है, ठीक है। और उस मोटे लेयर का नाम क्या है, उस मोटे लेयर का नाम है सेल वॉल, ठीक है। तो प्लांट सेल में एक मोटा लेयर भी होता है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि सेल वॉल प्लांट और एनिमल दोनों में नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मिलता है, एनिमल में नहीं मिलता, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, यूनिक मतलब अनोखा, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही पाया जाएगा, ठीक है, एनिमल में नहीं मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, या कैरेक्टर, या कैरेक्टरिस्टिक, या फीचर ऑफ प्लांट सेल, ये एनिमल में नहीं होता, सिर्फ प्लांट में होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मान लो मैं एक स्ट्रक्चर बना दूं, जैसे सपोज मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, एक और बनाया जाए, आओ एक और बनाते हैं, जैसे मान लो यहां पर एक और स्ट्रक्चर इस तरह का बना दें, आओ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया इस तरह का। तो मेरे पास दो स्ट्रक्चर है, दो सेल है, मान लो एक सेल ये रेड वाला है, ठीक है। तो यार इसके चारों तरफ एक पतली सी लेयर बना दो इस तरह से, मान लो एक पतली सी लेयर है, इसके चारों तरफ भी एक पतली सी लेयर बनाओ ऐसी, और इसके बाहर एक मोटी लेयर बना दो ऐसे। ये जो मोटी लेयर आपको दिख रही है, ये वाली जो मोटी लेयर दिख रही है, ये क्या है, ये जो मोटी लेयर है दिस इज, तो पूरा भर दिया जाए, दिस इज द सेल वॉल, सोचो ये है क्या है, सेल वॉल, मोटी सी लेयर है, ठीक है। और जो पतली लेयर आपको दिख रही है वो है सेल मेम्ब्रेन। तो आप देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो पतली सी लेयर है वो दोनों जगह पर है, मतलब वो यहां भी है, देख, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये अगर प्लांट सेल है और ये अगर एनिमल सेल है तो आपको सेल मेम्ब्रेन दोनों में मिल रहा है, देखो प्लांट में भी है एनिमल में भी है, लेकिन सेल वॉल कहां पर है, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसीलिए प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, पॉज करिए, कॉपी करिए, ओके। अब हम पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी की बात करते हैं, दोनों सेल थ्योरीज को मिलाएंगे, मतलब
पर क्या है, रुडोल्फ वर्चाओ का भी काम आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले रुडोल्फ वर्चाओ को पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर इस पर आएंगे। रुको, रुडोल्फ वर्चाओ। तो आओ लिखा जाए, दी ओल्डर सेल थ्योरी, या उसके पहले आप ऐसे लिख लो कि स्क्लेडन एंड श्वान, स्क्लेडन एंड श्वान, स्क्लेडन एंड श्वान टुगेदर, दोनों ने मिलकर, टुगेदर फॉर्मुलेटेड, फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, बनाया। फॉर्मुलेट करना मतलब बनाना, सेल थ्योरी को बनाने का काम किसके ऊपर है, स्क्लेडन और श्वान के ऊपर। इन दोनों ने सेल थ्योरी को बनाया। ये कौन सी सेल थ्योरी थी, ओल्डर वाली थी, पुरानी सेल थ्योरी। अच्छा, इस सेल थ्योरी को, इस सेल थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन लाए गए, इस सेल थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन लाए गए, तो लिख लिया जाए इसको भी। इट वॉज मॉडिफाइड, इट वॉज मॉडिफाइड बाई रोडोल्फ वर्चाउ। एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रोडोल्फ वर्चाउ, ठीक है, इन 1855। ये रोडोल्फ वर्चाउ ने क्या मॉडिफिकेशन किया, हमको वही समझना है। तो देखो, स्क्लेडन और श्वान दोनों ने ये नहीं बताया कि सेल्स बनते कैसे हैं। दोनों ने बताया कि सेल क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, उससे टिश्यू बनता है ना, और उसके अंदर क्या क्या सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल होता है, ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन दोनों ने ये नहीं बताया कि एक सेल से दूसरे सेल कैसे बन रहे हैं। तो वो काम किसने किया, वो काम किया रोडोल्फ वर्चाउ ने। तो आप समझते हैं कि रोडोल्फ वर्चाउ ने क्या किया। तो लिखा जाए, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू रोडोल्फ वर्चाउ, रोडोल्फ वर्चाउ ने अपनी भाषा में कुछ कहा। क्या कहा, उन्होंने लैटिन भाषा में लिखा, मतलब बोला, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ठीक है, को समझ में आया। तो इन्होंने अपनी भाषा में क्या कहा, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये होगा कि जो सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, या हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा कि जो पुराने सेल्स हैं उससे नए सेल बनते हैं, या फिर ऐसे बोलो, नए सेल्स कहां से आते हैं, पुराने सेल्स से, ठीक है, इसको लिख लिया जाए। आओ, इट मींस दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम, न्यू सेल्स कहां से आते हैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। व्हाट इज प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पुराना सेल जो पहले से प्रेजेंट था। नए सेल पुराने सेल से आते हैं। जैसे मान लो, मैं एक यहां पर एक एग्जांपल दूं समझाने के लिए। लेट सपोज कि तुम्हारे पास ये एक सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर हुआ सेल डिवीजन, जिससे एक से दो सेल बन गए। दो सेल जो बने हैं, इनसे फिर से सेल डिवीजन होगा। मान लो, तो देखो, इस सेल से भी सेल डिवीजन हुआ, यहां भी दो सेल बने, इस वाले से भी सेल डिवीजन हुआ, यहां से भी दो सेल बने, ठीक है। चलो इनके नाम रख दिए जाए, इनको बोले सेल नंबर ए, इसको बोले बी, सी, डी, ई, एफ, जी। इस तरह से मैंने सबके नाम रख दिए, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, आओ समझते हैं इसको। मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे सेल ई है, सेल ई, ये कहां से आया है, ये आया है सेल बी से, सही बात है। और सेल बी कहां से आया है, ये आया है सेल नंबर ए से। मतलब सेल ई के लिए सेल बी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल है। सेल ई के लिए सेल बी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल है, पुराना सेल है। नया सेल कौन है, ई, वो कहां से आया है, बी से। तो ई के लिए बी प्री एग्जिस्टिंग सेल है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, बी, ऐसे करो, पहले ए को देखो, बताओ ए और बी, ए से बी बना है, तो बी नया सेल हुआ। तो बी कहां से आया है, ए से, तो बी के लिए ए एक प्री एग्जिस्टिंग सेल है। मैं क्या लिख सकता हूं कि ए इज अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ए क्या है, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल है फॉर, फॉर सेल बी, ठीक है। जो सेल ए है, बी के लिए वो प्री एग्जिस्टिंग है। इसी तरह से देखो, बी से बन रहा है ई, तो बी क्या हुआ, सिमिलरली बी से ई बन रहा है। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, बी इज अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। बी क्या हो गया, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल हो गया। बी पहले से प्रेजेंट था और उससे ई बना,
ठीक है, फॉर किसके लिए, फॉर ई, ठीक है, ई से आगे कुछ और बनेगा, उससे कुछ और बनेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओमनिस सेल्युला है सेल्युला। तो उसने क्या बोला, इट वाज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ वर्चाउ, इन्होंने बोला कि नए सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, और ये प्रोसेस का नाम क्या है, देखो ये क्या प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है सेल डिवीजन, ठीक है, ये क्या हो रहा है, सेल डिवीजन। तो इस प्रोसेस का नाम आप लिख लो, प्रोसेस ऑफ, ऐसे कर लो, बाई अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जो नए सेल्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, क्लियर है बात। पॉज करो एंड कॉपी करो, चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए तो पोस्टुलेट्स लिख लेते हैं, आइए। तो पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, तो देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, पहला पोस्टुलेट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ, किस चीज से बने हैं, आर मेड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से बने हैं, सेल से बने हैं, और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। प्रोडक्ट का मतलब थोड़ा समझ लिया जाए, देखिए प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जैसे आपने पीछे पढ़ा, सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, सही है, सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनता है, टिश्यू के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के कॉम्बिनेशन से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये वाले, वो किससे बने हैं, ऑर्गन सिस्टम से बने हैं। ऑर्गन सिस्टम किससे बना है, ऑर्गन से बना है। ऑर्गन किससे बना है, टिश्यूज से, और टिश्यू बने हैं सेल से। मतलब अल्टीमेटली अगर बात की जाए तो हर चीज सेल से बनी है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट है वो किससे बना है, सेल और उसके प्रोडक्ट से बना है। तो मैं यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं, ये जो चीज आपको दिख रही है, ये चीज, ये वाली, ये सारी चीजें क्या है, ये सेल के जुड़ने से तो बनी है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, ये सारी चीजें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये सारी टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम प्रोडक्ट ऑफ सेल्स है, सेल के जुड़ने से कुछ नया बना है, इसे हम प्रोडक्ट ऑफ सेल कह रहे हैं। बात समझ में आई। अच्छा, दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी कहता है, जो रुडोल्फ वर्चाओ का पॉइंट है, वो है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम, जितने भी सेल्स हैं कहां से अराइज होते हैं, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पुराने सेल से अराइज होते हैं। नए सेल्स कहां से बनते हैं, पुराने सेल से बनते हैं, ठीक है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, क्लियर है बात, ठीक है। फिर से एक बार पॉज करिए एंड आगे बढ़ा जाए। चलिए, एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी, यहां पे आपको बस दो एक्सेप्शन याद रखने हैं, याद रखो जहां पर सेल थ्योरी फॉलो नहीं होता है, जैसे वायरस, क्योंकि उसमें सेल नहीं होता। दूसरा आप याद रखो आरबीसी, और तीसरा आप याद रखो सीव ट्यूब्स, ठीक है। ये सारे एक्सेप्शन हैं। तो ये एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि इनके अंदर, जैसे आरबीसी और सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है, और इसमें सेल ही नहीं होता। ये कैसा होता है, ये होता है असेलुलर स्ट्रक्चर, सेल इज एब्सेंट, इसमें सेल ही नहीं है, ठीक है, नॉन सेलुलर है, वायरस सेलुलर नहीं होता है। इसी कारण से ये लोग सेल थ्योरी फॉलो नहीं करते, ठीक है। पॉज करिए, कॉपी, चलिए आगे बढ़ा जाए। टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, तो टाइप्स ऑफ सेल्स क्या क्या हैं, दो प्रकार के सेल्स है अपने पास, आपको बस बेसिक्स पढ़ने हैं। आप दो प्रकार के सेल्स कौन कौन से हैं, एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, जिसके बारे में आपको डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में पढ़ने मिलेगा। तो एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अभी के लिए, आज के लिए हम लोग सिर्फ यही पढ़ रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में न्यूक्लियस का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे आपको शॉर्ट में बता दूं कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ। प्रो मतलब हो गया प्रिमिटिव, प्रो मतलब हो गया प्रिमिटिव। कैरियोटिक मतलब क्या हुआ, कैरियोटिक मतलब हो गया न्यूक्लियस, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो अगर किसी सेल के पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। जैसे एग्जांपल है बैक्टीरिया, ठीक है। एंड ये भी याद रखो कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस का एक नाम है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस को हम कहते हैं, इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं,
न्यूक्लियोइड कहते हैं इसको। डिटेल्स में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अभी के लिए बस आप नाम याद करें, ठीक है। ऐसे ही यूकैरियोटिक, यू मतलब होता है ट्रू, तो ये असली वाला न्यूक्लियस है इसके पास, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। बहुत सारे यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल है, खुद ह्यूमंस जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स कैरी करते हैं, ठीक है। पॉज एंड कॉपी। चलिए चलिए, अब आज जो हमने पढ़ा है उसको एक बार एनसीईआरटी की लैंग्वेज में 5 मिनट में देख लेते हैं और क्लास को स्टॉप करते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट किया जाए एनसीईआरटी की रीडिंग। देखिए, तो सबसे पहले जब हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, जब हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं तो हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों नजर आते हैं। तो क्या लिखा है, यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। वो चीज क्या है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है या फिर नॉन लिविंग होता है। इनएनिमेट, इनएनिमेट माने नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो नॉन लिविंग के पास क्या नहीं है, ऐसा क्या चीज है जो लिविंग के पास है और नॉन लिविंग के पास नहीं है। तो आंसर है सेल, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। तो लिविंग में सेल होता है, नॉन लिविंग में सेल नहीं होता है। आगे पढ़िए। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके पास सेल होता है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास सिंगल सेल होता है, देखो, और कुछ कुछ के पास बहुत सारे सेल होते हैं, ठीक है। तो जिसके पास सिंगल सेल होता है दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लाइक और कुछ ऐसे हैं व्हाइल अदर्स लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। जिसके पास बहुत सारे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है ये पैराग्राफ पूरा, ठीक है। चलिए अब एक काम करिए, एनसीईआरटी निकाल लीजिए अपनी और वहां से जो पॉइंट्स मैं मार्क करा रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा नॉन लिविंग, इसका मतलब लिखा, ये सब मार्क कर लो याद करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। इसके बाद देखो व्हाट इज ए सेल लिखा हुआ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास दो खासियतें हमने पढ़ी थी, ठीक है। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सेकंड क्या है, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा, ठीक है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अगर सेल से छोटा कुछ प्रेजेंट होगा तो उससे इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। उससे कोई चीज इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं हो पाएगी। अगर सेल हुआ तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है, उससे छोटी कोई चीज नहीं है ऐसी जिससे कोई चीज इंडिपेंडेंट हो जाए। हमारी लाइफ के लिए सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर सेल हमारे पास है, ठीक है, तो सेल के अंदर वो खासियत है कि वो जिंदा रह जाएगा, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन सेल से छोटी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके पास ये खासियत हो, ठीक है। तो सेल से छोटी ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो। सबसे छोटी चीज जो कि इंडिपेंडेंट रह सकती है वो सेल है, ठीक है। वही कह रहा है यहाँ पर। तो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल, कोई भी चीज जो सेल से छोटी हो, ठीक है, डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं कर पाएगी। सेल के पास वो खासियत है, उसकी कोई छोटी चीज के पास ये खासियत नहीं है, ओके। हेंस सेल इज द फंडामेंटल, सबसे सिंपल, सबसे छोटा, सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर बनाता है, पढ़ चुके हैं हम लोग, और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एंटन वॉन लीवेनहोक के बारे में बात की गई है। एंटन वॉन लीवेनहोक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल, ठीक है। फिर रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ठीक है, 1831 में किया था। उसके बाद माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ, इसके बाद हमको स्ट्रक्चरल डिटेल्स मिल गए सेल के। सेल के अंदर और भी सारी बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे, उनकी भी डिटेल्स आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मिल गई थी, वही लिखा है। चलिए आगे देखिए। तो सेल थ्योरी में क्या लिखा है, देखो 1838 में मैथियस स्क्लेडन जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे सेल्स को स्टडी किया। जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। प्लांट्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, और इन सेल से क्या बनता है, टिश्यूज बनते हैं। लगभग उसी समय पर श्वान 1839 में एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल को स्टडी किया एंड क्या पाया, पाया कि सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर, पतला सा आउटर लेयर है एनिमल सेल्स में, जिसको आज हम लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से, ठीक है। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, उन्होंने क्या बताया कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो ये प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर हुआ,
ठीक है। तो फिर श्वान ने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। अगली लाइन में ये लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, फिर स्क्लेडन और श्वान ने मिलजुल कर क्या किया, सेल थ्योरी बनाई। और इस थ्योरी में ये कमी थी, ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि कैसे नए सेल्स बनते हैं, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। तो रुडोल्फ वर्चाउ आए 1855 में और इन्होंने बताया कि सेल्स डिवाइड करते हैं सेल डिवीजन से और तब जाकर नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, कहां से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। तो नए सेल्स पुराने सेल से बनते हैं। एक अपनी भाषा में उन्होंने लिखा ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ठीक है, तो इन्होंने मॉडिफाई कर दिया सेल थ्योरी को और एक फाइनल शेप मिल गया। याद रखो, क्वेश्चन आ सकता है कि हु गिव द फाइनल शेप, फाइनल टच किसने दिया, रुडोल्फ वर्चाउ ने। तो ये इसके दो पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पुराने सेल से नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से आपके पास कुछ क्वेश्चंस है जो आपके असाइनमेंट है, ये आपको अपने आप खुद करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इन सारे असाइनमेंट को डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको करना क्या है, पहले आपको क्लास नोट्स जो आपने आज बनाए होंगे मेरे साथ वो पढ़ने हैं। फिर आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। आपके पास एनसीईआरटी होगी, क्लास नोट्स पहले पढ़ें लिखें, उसके बाद पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी को रीड करें। ठीक है, उसके बाद आप असाइनमेंट लगाओ, असाइनमेंट के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिगिन करेंगे विद असाइनमेंट के सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फ्रेश टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।